नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करेंगे यहां पर रशिया की, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है और दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है इसमें यूक्रेन में जारी जंग के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और इस दौरान पीएम मोदी ने द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बातचीत में रूस के वैगनर ग्रुप और बगावत की कोशिश का मुद्दा उठा। क्रेमलिन की ओर से आए बयान में कहा गया कि पीएम मोदी ने रूस में 24 जून की घटनाओं के संबंध में कानून व्यवस्था और स्थिरता के लिए रूस की सरकार के निर्णायक कार्यों के प्रति समर्थन किया है। हमारे सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। कादम्बनी, दोनों नेताओं के बीच जब भी बातचीत होती है काफ़ी अहम रहती है और इस बार भी यूक्रेन के साथ रूस के तनाव को देखें या फिर वैगनर ग्रुप की बगावत को देखें, और क्या कुछ बताया गया है इस बातचीत के बारे में? बिल्कुल ताबिश, ये अहम वक्त था बात करने का। बताया गया है कि भारत की पहल पर यह फोन कॉल हुआ और आपको बता दें कि 4 जुलाई को वर्चुअल सम्मेलन होना है एससीओ का, जिसमें रशिया भी एक देश है। G20 की भी मेजबानी भारत कर रहा है, जो कि सितंबर में होना है। सम्मेलन जो समिट सम्मेलन है वो भी अभी होना है, तो उसके भी पहले। लेकिन यहाँ पर बातचीत जो हुई है उसमें राष्ट्रपति पुतिन ने जो रूस के हालात हैं उसके बारे में बताया। 24 जून की जो घटनाएं हैं, जिस तरह से वैगनर ग्रुप ने बगावत कर दी और उसके बाद उससे निपटा गया, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपना समर्थन जताया, जो क्रेमलिन की प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक। उसके अलावा यूक्रेन जो है, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन जो है वो किसी तरह की राजनीतिक या कूटनीतिक हल को करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उस साफ रिफ्यूज कर रहा है। इसके अलावा बाकी जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं उन पर भी बात हुई, ये क्रेमलिन का कहना है। इस बीच जो एक और रिलीज जो भारत की तरफ से आया है उसमें यह कहा गया है कि जब यूक्रेन के बारे में बात हुई तो पीएम ने एक बार फिर ये कहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही सारा मसला सुलझ सकता है। तो ये एक अहम वक्त है, ऐसे वक्त में जब दुनिया जो है वो ये सवाल उठा रही है कि क्या प्रेसिडेंट पुतिन इतने कमजोर हो गए हैं कि एक मिलिशिया, एक लड़ाकों का एक ग्रुप जो है वो मॉस्को के 200 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। तो ऐसे वक्त में यहां पर यह बातचीत हुई है और पीएम मोदी ने यह बातचीत की है दोनों के बारे में, और स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इसे भारत कहता है। तो ये अपने आप में काफी अहम है। ताबिश, शुक्रिया कादम्बनी आपका सब जानकारी के लिए। तो काफ़ी अहम इस बातचीत को माना जा रहा है। जैसे कि कादम्बनी बता रही थी, कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई। और आपको बताएं कि इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की। पुतिन ने पीएम मोदी को बेहतरीन दोस्त बताया और मेक इन इंडिया अभियान की भी सराहना की। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी ने कुछ साल पहले मेक इन इंडिया को लागू किया था। इस योजना का भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ा। अगर हम भी मेक इन इंडिया को अपनाएं तो कोई समस्या नहीं है। भले ही ये हमारी योजनाएं नहीं हैं, लेकिन हमारे दोस्त की हैं। Государство заплатило компании Вагнер 86 миллиардов 262 миллиона рублей. उधर आप देखिए, दिल्ली सरकार केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यहां पर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी है और दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार अध्यादेश जो लेकर आई है उसके खिलाफ अब केजरीवाल सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है। और इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिले और संसद में अध्यादेश का विरोध करने की अपील उन्होंने की थी। केजरीवाल सरकार के मुताबिक ये अध्यादेश असंवैधानिक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज में 76 गरीब परिवारों को घरों की चाबी सौंपी। ये घर माफिया अतीक अहमद द्वारा कब्जा की गई जमीन पर बनाए गए थे। ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे और यहां पहुंचकर गरीबों को सरकार द्वारा बनाए गए घरों के दस्तावेज सौंपे। रानी शर्मा के बाद
योगी आदित्यनाथ ने ये घर मारे जा चुके माफिया अतीक अहमद द्वारा जबरदस्ती कब्जा की गई जमीन पर बनाए। मुख्यमंत्री योगी ने पिछले साल दिसंबर में यहां आकर इस योजना का शिलान्यास किया था। ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप में एक मैजिक है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। यूपी सरकार के मुताबिक 41 स्क्वायर मीटर का ये एक फ्लैट है जिसमें 2 बेडरूम समेत एक किचन और एक बाथरूम है। प्रयागराज प्रशासन के मुताबिक लगभग 6000 लोगों ने इन फ्लैट्स के लिए आवेदन किया था, जिसमें लॉटरी के जरिए 76 परिवारों को ये फ्लैट आवंटित किए गए हैं। इस साल अप्रैल में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अतीक और अशरफ की हत्या मीडिया कैमरों की मौजूदगी में की गई थी। दोनों पर ही 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में आज हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो के जरिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नॉर्थ कैंपस में 3 नए भवनों का शिलान्यास किया। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डीयू की 100 साल की यात्रा में कई ऐतिहासिक पल रहे। डीयू ने हर पल को जिया, हर पल में जान भर दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, मूवमेंट है। डीयू ने अपने मूल्यों को जीवंत रखा है और भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और नई शिक्षा नीति से छात्रों को फायदा हुआ है। इंडियन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान बढ़ी है और हमारे शिक्षण संस्थान की दुनिया में पहचान हुई है। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है और यहां आना अपनों के बीच आने जैसा है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जिया है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट में जान भर दी है। डीयू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। आज डीयू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है। फ्रांस के बारे में आपको बताते हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है। फ्रांस में लगातार तीसरे दिन हिंसा जारी है और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें यहां पर चल रही हैं। 875 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पेरिस में पुलिस की भारी मौजूदगी के बावजूद कई दुकानों में तोड़फोड़ हुई, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। पूरे फ्रांस में शांति बहाल करने के लिए 40,000 पुलिस वालों की तैनाती की गई है। क्या देश में इमरजेंसी लागू की जाएगी? इसके सवाल पर प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने कहा कि हर विकल्प पर विचार किया जा रहा है। इस बीच ईयू के एक सम्मेलन में भाग लेने ब्रसेल्स पहुंचे राष्ट्रपति हालात पर बैठक के लिए वापस पेरिस लौट गए। मंगलवार को ट्रैफिक चेक पर एक 17 साल के किशोर को पुलिस वालों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद से ये हिंसा यहां पर भड़की है।